आदाब नाजरीन। रियो ओलंपिक का जुनून, रियो ओलंपिक का खुमार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर चढ़ बोल रहा है। ओलंपिक की वाबस्तगी से और ओलंपिक से मुतालिक हम बातचीत करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, जनाब शाहिद हकीम साहब, जो कि साबिक ओलंपियन भी हैं और हिंदुस्तान के जाने माने फुटबॉलर भी रह चुके हैं। और शाहिद हकीम साहब 1960 ओलंपिक, रोम ओलंपिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो शाहिद हकीम साहब से हम बातचीत करेंगे अपने इस शो में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ओलंपिक और उनके दौर का ओलंपिक, क्या कुछ ओलंपिक में अब बदलाव आया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की ओलंपिक में कारकर्दगी के बारे में भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ओलंपिक चल रहा है और उस दौर में आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ओलंपिक को, अगर आज के ओलंपिक को देखें तो कैसे आप देखते हैं, कितना बदलाव आया है ओलंपिक्स में? काफ़ी हद तक देखिए हर चीज़ में बदलाव आया है। टेक्निकल चीज़ें काफ़ी नुमायाँ हो गई इस वक्त जी। और इसी हिसाब से ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी नए नए आ गए हैं। अब आप देखेंगे तो 10 सेकंड के नीचे इंसान भागा 9 पॉइंट समथिंग में 100 मीटर भाग रहा है। अब पता नहीं 9 के नीचे भी आ जाए तो बदलाव। साथ ही साथ तादाद बहुत बढ़ गई है पार्टियों के। और आज के स्टेडियम उस जमाने के ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर चीज़ में। पहले जो है सिंगल ट्रैक होता था, अब आज सिंथेटिक ट्रैक हैं, हॉकी के सिंथेटिक फील्ड हैं। तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो आइंदा दिनों में और बदलाव होता रहेगा, बिल्कुल, ये तो है। तो लेकिन जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है जी, और हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान का है, जी, मैं नहीं समझता कि ख़ास बदलाव है इसमें। कोई शक नहीं कि गुजरी हमने एक गोल्ड मेडल जीता ज़रूर है, बिंद्रा ने जीत के दिया है, लेकिन बदलाव किस सेंस में नहीं हुआ? यानी खेल की कारकर्दगी को लेकर बदलाव नहीं हुआ या फिर जो मुजाहरा होता था? क्योंकि अगर आप रियो ओलंपिक में, अगर इस बार के ओलंपिक के आप ले लें तो सबसे बड़ा दल अब तक का जो दस्ता होता है वो सबसे बड़ा गया है। 120 तकरीबन खिलाड़ी और एथलीट्स इंडिया की तरफ से गए हैं। आपके दौर के बारे में पूछना चाहेंगे, आप जब 1960 में रोम में आपने मुल्क की नुमाइंदगी की थी, कितने एथलीट्स और कितने खिलाड़ी यहाँ से गए थे? देखिए फुटबॉल को क्वालिफाई करना पड़ता था, हम क्वालिफाई करके गए, अफगानिस्तान को हराया, इंडोनेशिया को हराया, फिर वहाँ पहुँचे। हॉकी तो ऑटोमेटिक जाती थी, कुछ एथलीट्स जाते थे, चंद, इतने ज़्यादा नहीं थे। और जैसे टेनिस उस ज़माने में नहीं था, बैडमिंटन उस ज़माने में नहीं था, और रेसलर्स एक दो जाते थे। लेकिन इस मामले में तो ज़्यादा तादाद जाने लगी, सही है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आप अगर देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था सिवाय हॉकी के। हॉकी तो हम 1928 से जीतते रहे हैं, 1956 तक जीता है, 60 में हारे हैं, फिर 64 में जीता, फिर 80 में लास्ट जीता है। तो हॉकी के गोल्ड मेडल आते रहे, लेकिन किसी और खेल में नहीं आता। लेकिन अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में हमको गोल्ड मेडल दिलाया। साथ ही साथ कुछ लोगों ने जैसे टेनिस में हमको मिले मेडल्स, और इसमें बैडमिंटन, निशानेबाजी में मिले। खासतौर पर ज़्यादातर बॉक्सिंग, रेसलिंग और शूटिंग, इसमें हमको ज़्यादा मेडल मिले, और एक दो चीज़ों में। तो ये चीज़ पिछले नहीं थी। लेकिन जो आज फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात जो दी गई, जितने जो है पैसा आज खर्च हो रहा है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो रिजल्ट हमको अभी नहीं मिल रहे हैं जो इतने हमको मिलने चाहिए। जी, नहीं, वही एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा था कि एक आप लोग के दौर का ओलंपिक था और एक ये ओलंपिक है, हम यानी हमारी जो नई नस्ल है 2000 के बाद का ओलंपिक। अगर कारकर्दगी की बात करें तो नतीजा 2000 के बाद अगर ओलंपिक में देखें तो हिंदुस्तानी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। हालांकि इससे पहले का लंदन ओलंपिक बहुत अच्छा रहा, 6 मेडल हिंदुस्तान लेकर आया। लेकिन अगर वही 2000 के पहले के ओलंपिक को आप देख लीजिए तो खूब मेडल आते थे। हॉकी में 8 गोल्ड आए, इसके अलावा दूसरे खेलों में मेडल्स मिले। इतना जवाल खेल में क्यों आया, हिंदुस्तानी खेल में? देखिए मेडल आने की एक और वजह है कि पहले वो खेल नहीं होते थे जो बाद में शामिल हुए। मिसाल के तौर पे आप ये शूटिंग हमारे पास नहीं होती थी, टेनिस में मेडल है, टेनिस था नहीं, तो इन खेलों में आए। लेकिन अगर आप मासेस के गेम देखेंगे, जैसे फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इसमें आप देखेंगे इसमें जवाल हो गया है। अब 1960 के बाद से फुटबॉल तो क्वालिफाई नहीं किया अब तक। तो कितने साल हो गए आप लगा लीजिए 1960 से अब तक,
तो इतने साल में हम हिंदुस्तान ओलंपिक पहुंची नहीं है। 56 साल जी। अब वही हाल, बास्केटबॉल कभी नहीं पहुंची। एक बार गई थी बास्केटबॉल टीम, वो थे मॉस्को में, क्योंकि सारे वेस्टर्न कंट्री ने बाइकआउट किया था तो इंडिया गई थी, वो एक ही बार बास्केटबॉल गई। वॉलीबॉल आज तक नहीं गई, लेकिन वॉलीबॉल बास्केटबॉल एशिया में बड़े अच्छे नंबर पे रहते थे। हम फर्स्ट 4 में तो रहते थे, रनर अप भी रहे हैं, लेकिन आज वो मकाम का है। तो मास्टर्स के गेम में गिरावट आई है, सिवाय रेसलिंग और बॉक्सिंग के, क्यों उसमें चूंकि हरियाणा ने खासतौर पर दिलचस्पी ली थी और हरियाणा से ज्यादा रेसलर अच्छे निकले। 52 में भी एक रेसलर जादव जो है ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। हाँ, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा था कि आपके दौर में सहूलियात और फैसिलिटीज नहीं थी, नतीजे अच्छे आते थे। आज फैसिलिटीज हैं, सहूलियात हैं, बड़े दल जाते हैं, ज्यादा खिलाड़ी जाते हैं, ज्यादा खेल में हिस्सा लेते हैं, नतीजा सिफर है। जुनून की कमी है। जब तक जुनून नहीं होगा आप किसी भी फन में ऊपर नहीं आएंगे। जाहिर सी बात वो तो आपका अपना जो फन है, जब तक आपका, आप ठीक है आप करेंगे अच्छा प्रोग्राम, लेकिन अगर आप में से जुनून होगा तो आपका मेयार बहुत बुलंद हो जाएगा। तो ये चीज़, पहले देखिए पैसा नहीं था, पहले कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, खाना वो नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है, लेकिन खिलाड़ियों में एक जुनून था कि हमको खेलना है। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि हम पैसे के लिए खेलेंगे, कभी ये भी नहीं सोचा कि इंडिया को खेलेंगे। अब खेलते रहे, जो खेल का जुनून था। शाम हुई और ग्राउंड पे रहना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो वो पे करता है। आज भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस बात की कमी नहीं है, लेकिन ये कि जुनून पैदा करने वाले लोग चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं देखता हूँ, मुझे क्या हैरत भी होती है, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल, मेरे लिए इंस्पिरेशन स्टैनली मैथ्यूज होंगे, जाहिर सी बात, पेले होंगे, जी, मैराडोना होंगे, या हिंदुस्तान में अजीज, नूर, मोइन, मन्ना, मेवालाल या यूसुफ खान, इस तरह लतीफ़, इस तरह ये खिलाड़ी, पीके बनर्जी, ये बालराम, ये में होंगे। मैं सलमान खान मेरे जो है मुझे इंस्पायर नहीं कर सकते। सलमान खान किसी एक्टर को इंस्पायर करते। मुझे हैरत होती है कि हमको सलमान खान बुलाए जाने के खिलाड़ियों को इंस्पायर करें, और मैं और ज़्यादा हैरत करता हूँ उन खिलाड़ियों पर कि वो इनसे इंस्पायर कैसे होते हैं जी। ये समझ में नहीं आने वाली बात है। कम हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था। एक मायूसी आपके अगर देखा जाए तो इस बयान में झलक रही है, और वो देखने को मिली। मतलब ये सच्चाई है, तो इसे तो छुपाया नहीं जा सकता, और छुपेगी कैसे, क्योंकि जाहिर है कि हमारे मुल्क में जो बड़े खिलाड़ी हुए, चाहे उसमें अगर मैं आपके वालिद साहब का नाम भी ले लूँ, हकीम हनीफ साहब का, अगर उनका भी, अब्दुल रहीम साहब माफ कीजिए, अगर उनका भी नाम ले लें, बड़े खिलाड़ी थे और कई ओलंपिक में भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन अब उनके इंतकाल के बाद कहीं उनका नाम नहीं है। जो नई नस्ल है कैसे जानेगी कि इतने बड़े नाम गुजरे हैं मुल्क में? आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, मेरे वालिद के ज़माने में इंडिया टीम जाती नहीं थी एज ए खिलाड़ी, रेफरी के वक्त भी कोई फीफा रेफरी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना नाम, रहे तो खिलाड़ी भी, अच्छे रेफरी भी, लेकिन नाम कमाया कोचिंग में। 1950 से 1962 तक वो इंडिया टीम के कोच थे। सिर्फ दो ही एशियन गेम के 51 और 62 दोनों बार गोल्ड मेडल मिला। चौथा पोजीशन में जो है 56 ओलंपिक्स में मिला। छठा पोजीशन हमको जो है रोम ओलंपिक में मिला। वहाँ फॉर्मेट बदल गया था, हम हंगरी जैसी टीम को 1 गोल से हारे, वो रनर अप थी उस साल, और फ्रांस को हम ड्रॉ किए, हम जीत रहे थे गोल से, सेल्फ गोल हुआ, ड्रॉ किए फिर। तो देखिए, लेकिन ये हुआ कि ये बात बताइए कि हुकूमत ने, वो स्टेट की हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, रहीम साहब का नाम ही भुला दिया। तो अब तो इंस्पायर करने के लिए रहीम साहब चाहिए, और खामियां हैं। इंस्पायर करने के लिए इलियास बाबर चाहिए, जिन्होंने मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस सारे के सारे पैदा किए। इंस्पायर करने के सैलन मन्ना चाहिए, जो इंडिया की टीम के जो है ओलंपिक कैप्टन, बेहतरीन खिलाड़ी थे। मेवालाल थे, फर्स्ट स्टेशन में गोल मारे। मोइन साहब थे हमारे हैदराबाद के, याजीज और नूर, या मेरे ज़माने में बालराम, पीके बनर्जी, लतीफ़, ये केम्पैया, और देखिए उन लोगों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमने उन सबको भुला दिया। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो पर्सनालिटीज है, जो शख्सियात गुजरी हैं, जिन्होंने बड़ा अपने फील्ड में किया है, उन्हें याद रखने की जरूरत थी। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार शाहिद हकीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी टॉपिक पर लौट कर आएंगे कि जो हमारे लेजेंड्स थे, जो हमारे बड़े नाम थे अपने फील्ड में, चाहे वो फुटबॉलर हों, चाहे वो हॉकी से जुड़े हों, किसी भी गेम से कम उन्हें याद रखने की जरूरत थी। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौटते हैं। हमारे साथ खास मेहमान शाहिद हकीम साहब लगातार जुड़े हुए हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत साबिक ओलंपियन शाहिद हकीम साहब मौजूद हैं ओलंपिक पर बात करने के लिए। जी हाँ, रियो ओलंपिक चल रहा है और रियो ओलंपिक का तकरीबन आधा सफर भी हो चुका है, लेकिन अभी भी सफर बाकी है। शाहिद हकीम साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान की कारकर्दगी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपके दौर की कारकर्दगी और इस दौर की कारकर्दगी, खासतौर से अगर अब रियो की हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि अभी वो चल रहा है, रियो ओलंपिक की अगर बात करें तो अभी तक कितने मुतमईन है हिंदुस्तान की कारकर्दगी से, सारे खेलों की अगर हम बात करें? देखिए, जब हमारा जत्था जाने को था वहाँ पे, उस वक्त ये उम्मीदें थी कम से कम 10 मेडल तो हमको आएंगे। और ये उम्मीद थी लंदन को देखकर, 2012। हाँ, और हम क्योंकि ट्रेनिंग भी हुई थी। मैं एक बात बता दूं कि मैं इस वक्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं 2017 वर्ल्ड कप और एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए। तो जो डायरेक्टर जनरल है मिस्टर NJT श्रीनिवास, मैंने ऐसा डीजी नहीं देखा। ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं और बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिमिटेड रिसोर्सेस है, वो क्या कर सकते हैं। असल तैयारी तो फेडरेशन वाले करते हैं, जाहिर सी। तो फेडरेशन वाले कहते हैं फॉरेन कोचेस लगे हुए हैं, सब कुछ हर तरह से, डाइट बेहतरीन मिल रही है, जो डाइट आज मिल रही है हम तस्वूर भी नहीं कर सकते थे, तो सब चीज़ें हैं। तो इसके बाद भी आप हॉकी मैं समझता हूँ किसी हद तक इम्प्रूव ज़रूर किए, लेकिन फिर भी जहाँ वो आखिरी मौका जब आ जाता है तो वहाँ महसूस होता है कि हम फिर वहीं बिखराव आ जाता है, वहीं पहुंच जो रियो के 4-5 जो मैच हुए उनमें ही देख लीजिए। अब जो था, तो अब जो कनाडा का आखिरी हाफ तक जाते जाते जी। अच्छा, इससे पहले गुज़िश्ता मैच भी नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी लम्हात में 5-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और हम कन्वर्ट नहीं कर सके जी। ये अच्छा, इसके अलावा अभी तक सिवाय एक बॉक्सर के किसी ने वो नहीं किया। अभी रेसलिंग शुरू होने वाली है, एथलेटिक्स में हम खत्म हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का, जहाँ आर्चरी और शूटिंग में हमको बड़ी उम्मीदें थी वहाँ हम नाकाम, मायूसी हाथ लगी, वहाँ हमारे हाथ लगी। एथलेटिक्स में तो खैर इतनी खास उम्मीद नहीं थी, एक आध की थी। अलबत्ता वो लड़की जो जिम्नास्टिक की है, वो लड़की अभी तक ठीक करी है, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या मेडल लाने के, मैं नहीं समझता मेडल लाने के चांस है, मैं फिर भी काफ़ी हद तक किया। और तैयारी में आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप भी ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं, तैयारी में कमी रह गई या खामी कहाँ पर रह गई जो इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े दावे शायद साहब किए जाते हैं, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से हो, चाहे वो फेडरेशन की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। देखिए, दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एथलीट जितने गए तकरीबन उतने ऑफिशियल्स गए और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मजमून आया था, उसमें लिखा कि इनके जाने की जरूरत क्या थी इतनों की, तो इस तरह पढ़ा था। देखिए, सवाल ये होता है, वो ये है कि बच्चे का फॉर्मेटिव पीरियड कौन सा है। 8 से 12 साल की उम्र, इस पीरियड में अगर बच्चे को शौक पड़ गया तो फिर वो आसमान को छू लेगा। हमारे पास ये कोई सिस्टम है ही नहीं है। पहले जब मैं हैदराबाद को बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद में फुटबॉल की हद तक और कुछ खेलों में भी इंटर प्राइमरी टूर्नामेंट होते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इंटर हाई, मिडिल स्कूल, इंटर हाई स्कूल। तो उसके माने 8 साल की उम्र से हम खेलने लगते थे। कॉलेज में आते आते हम स्टेट खेलने लगे, कंपटीशन फिर ख़त्म हो गया। आज आप कितने स्कूलों में स्पोर्ट्स है बता दीजिए, कितने स्कूलों में ग्राउंड है बता दीजिए। आज अगर आप मुझसे पूछिए, और मैं बड़ी तल्ख बात कहता हूँ कि वो अल्लाह के बंदों को आती नहीं रुबाही का मामला है कि अगर आज स्पोर्ट्स के सबसे बड़े दुश्मन है तो ज़्यादा एजुकेशनिस्ट। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी बैड फॉर स्पोर्ट्स। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं साहब स्पोर्ट्स आप एजुकेशन ख़राब करता है, तो मैं भी तो पढ़े लिखों में शुमार होता है मेरा। वो कहावत याद आ रही कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने एडवांस कंट्रीज हैं, क्या उनके पास तालीम नहीं होती? वो स्पोर्ट्स में एडवांस क्यों हैं? बिल्कुल। अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, कोरिया लीजिए, जापान लीजिए, मैं एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। यूरोप जाएंगे तो आप सारे कंट्रीज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, तो ये तो एडवांस कंट्री है। आपके कहने का मतलब ये है कि भाई आप पढ़ाइए लिखाइए कुछ भी बनाइए बच्चे को, लेकिन खेल में उसे वक्त जरूर दिया जाए। गालिब ने कहा था तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अगर देखिए जो नेशन जिसकी हेल्थ खराब है वो काम क्या करेगी? जब काम नहीं करे तो प्रोड्यूस क्या करेंगे? प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इकोनॉमी खराब होगी। तो आप कम से कम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो खेल को लाजिम कीजिए। और एक बात बताता हूँ मैं आपसे कि रिक्रिएशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है।
मेरी उम्र में भी है, बच्चे को तो ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हेल्दी रिक्रिएशन नहीं देंगे तो अनहेल्दी पे बैठेगा, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे, और अपनी आंखें जल्द खराब कर लेगा। आप उस सब सोच ही नहीं रहे। यानी वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करें। कपिल सिब्बल साहब ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया यूनिवर्सिटी में। जिस जमाने में इंटर यूनिवर्सिटी होती है उस जमाने में सेमेस्टर सिस्टम होता। अब लड़का इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम देगा? सेमेस्टर एग्जाम नहीं देता तो फेल हो जाएगा। ये कौन सा सिस्टम है बताइए मुझे आप। हमारे यहाँ बुरा न माने, वी डोंट हैव स्पोर्ट्स एज ए कल्चर। जो कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं वहाँ स्पोर्ट्स एज ए कल्चर। बिल्कुल। चाइना हमसे गिरा हुआ था, हमसे पिछड़ा हुआ था, आज चाइना नंबर 2 पोजीशन पे है। बिल्कुल। आखिर क्यों? क्या चाइना दूसरी चीजों में पिछड़ा हुआ है कहीं? नहीं शाहिद साहब, हंसी तो इस बात पे आती कि चाइना ने बाकायदा तंज किया है। बिल्कुल। आप अगर 2 दिन पहले की खबर देखें तो चाइना ने तंज किया कि भाई हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी है, सारी फैसिलिटीज, सहूलियात सब कुछ है, लेकिन ओलंपिक जैसा जहां खेलों का महाकुंभ होता है वहां पर पीछे रह जाता है। और उसने ये भी कहा कि करप्शन इसके पीछे बड़ी वजह। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला में डीन था जी। एक चाइनीज कोच था टेबल टेनिस का, वो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को नचा देता था। तो मैं उससे पूछा क्या बात है कि हाउ कम यू आर सो गुड इन स्पोर्ट्स। मैंने कहा कि क्या आप हमसे ज़्यादा फैसिलिटी देते? बोले नहीं। फिर रीज़न क्या है? कहा कि हमारा बच्चा जितना लोड लेता आपका बच्चा इतना लोड नहीं ले सकता। तो वो लोड नहीं लेने की वजह मैं आपको एक छोटी एग्जांपल बताता हूँ। आप हिंदुस्तान का कोई फुटबॉल मैच देखिए, 10 मिनट के बाद पानी पीने के लिए लाइन पे आ जाएगा। और फॉरेन का मैच देखिए, मेसी और रोनाल्डो एक बार भी पानी पीने नहीं आएंगे। तो हमने कोचेस ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे लोगों ने सब पानी पिया, डिहाइड्रेशन हो रहा, उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा। देखिए स्पोर्ट्स फौज एक ऐसी चीज़ है, वहाँ के लोगों को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा परसिवियरेंस चाहिए, ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी चाहिए। आप स्ट्रांग बनना है, ये स्ट्रांग बनाता है, तो आप वो चीज़ मार दिए। अब कहाँ से बच्चे पैदा होंगे? देखिए जब तक, और दूसरी बात यह है कि क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी कहाँ से निकलेगी साहब? अब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते, थोड़ी सी एक पिन मैन्युफैक्चर करते, इतना रॉ मटेरियल निकलता है। अब यही स्पोर्ट्स का हाल है। अगर 10,000 खेलेंगे तो उसमें से बड़ी मुश्किल 100-150 निकलेंगे। अब स्वीडन में 10,000 टेनिस कोर्ट है, तभी फेडरर निकलता है। हा? अब हमारे यहाँ बताइए, मैंने कहा ना कि आपने नर्सरी को मार दिया। स्पोर्ट्स की नर्सरी है एक, स्कूल्स और अर्चिन्स ऑन द रोड। बच्चे सड़क छाप बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, आप स्टेडियम बना देते हैं, स्टेडियम बनाने ग्राउंडिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, वहाँ बच्चे को मैदान ही नहीं है शहरों में। ठीक है शाहिद साहब, अब हल बताइए कि मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा और हम यानी हिंदुस्तानी खिलाड़ी कैसे ओलंपिक में जाएंगे, या हमारी आने वाली नस्ल कैसे मेडल ला सकती है? देखिए आप चाइना अमेरिका के बराबर कैसे खड़े? अगर आप ये सोचेंगे हम 4 साल में ऊपर आ जाएंगे तो कतई नामुमकिन है। आपको स्कूल से शुरू करना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स को स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पुराने खिलाड़ियों को उनको वो ऑनर, वो मकाम देना पड़ेगा। अभी इसी शहर हैदराबाद में अभी आज भी 5 या 6 फुटबॉल ओलंपियन जिंदा हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। गवर्नमेंट कार्य जानते भी नहीं और कब पूछते भी नहीं है। बल्कि आप यकीन कीजिए, अगर मैं चले जाऊं, हो सकता है चूंकि मैं स्क्वाड लीडर हूं, कार्ड भेजूंगा तो बुला लिया जाऊंगा, दूसरा ओलंपियन जाएगा तो उसको चपरासी के पास बिठा दिया जाएगा। आई एम वेरी ब्लंट जी। एक चीज और मैंने देखी कि जब से क्रिकेट आया है, हालांकि मैं क्रिकेट की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं और खेलता भी हूं। जब से क्रिकेट आया तो दूसरे खेलों की तरफ एक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, बराबरी का मामला होना चाहिए तमाम खेलों के साथ। देखिए मैं एक बात बताऊं, क्रिकेट को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि क्रिकेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। क्रिकेट जो है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है, शायद इसी वजह से वो ठीक ठाक है, स्टेट एसोसिएशन काम कर रहे हैं। इसके बरखिलाफ इसी हैदराबाद ने 15 ओलंपियन पैदा किए, 21 एशियन गेम्स पार्टिसिपेंट पैदा किए, 150 इंटरनेशनल पैदा किए, 7 इंटरनेशनल रेफरी, 8 नेशनल कोचेस, 5 अर्जुन अवार्डी, 1 द्रोणाचार्य। तो शायद सब क्या लगता है अब ये क्या होगा कि अब एसोसिएशन वो काम नहीं करी जो जमाने में करती थी, एक स्कूल्स वाले वो काम नहीं करें जो जमाने में करते थे। और तीसरी बड़ी बात यह है, देखिए मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ के साथ मुत्तफिक हूँ, वो ये है कि ठीक है गवर्नमेंट के पास अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्रिकेट को ज्यादा तो देती है तवज्जो। अब क्रिकेट प्लेयर जा तो फौरी उसके आसपास बिछे जाते हैं। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यही कि जैसे बीसीसीआई एक बॉडी है, दूसरे खेलों के लिए क्या इसी तरह की बॉडी अगर हो जिन्हें बिल्कुल आजादी हो कुछ भी करने की? आजाद हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, टेक्निकल मैन पावर इन ए नेशन काउंट्स मच मोर देन गोल्ड, सिल्वर एंड मनी।
अब दूसरे जो बॉडी है उनके पास टेक्निकल नहीं है। अब आपके स्टूडियो में जो आपके कैमरामैन है, अगर मैं हैंडल करने जाऊँ तो कैमरा तो सूर्य आपका प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। और लेकिन इसी तरह मैं नहीं कहता कि ओलंपियन चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम कुछ तो नॉलेज हो, कुछ तो खेला हुआ हो, जो वहाँ एसोसिएशन फेडरेशन चला रहा है। आज़ाद हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, लेकिन लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आप जिनको अपने स्पोर्ट की खबर नहीं है। सही। ऐसे सेक्रेटरी बैठे जिन्होंने जिंदगी में वो स्पोर्ट देखा नहीं है, तो अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। तो मैं कहता हूँ यानी बुनियादी सतह पे ही बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, जब तक आप 8 साल का प्रोग्राम बनाएं जी, और आप स्कूलों से शुरू करें जी। देखिए, जब 100 बच्चे खेलेंगे तो उसमें से 10 बच्चे के निकल जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। सही। ये 100 में 100 नहीं निकलते, कहीं नहीं, यूरोप में भी नहीं निकलते। बिल्कुल। अब पूरा यूरोप फुटबॉल खेलता है जब चंद फुटबॉल प्लेयर नजर आते हैं। बिल्कुल। सेक्टर में यानी गेम उसमें कोई भी हो, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे हॉकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कोई यानी तमाम सेक्टर को एक नज़र से देखना चाहिए और तमाम सेक्टर में मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक देखता हूँ, अब ओलंपिक से वापस आएंगे, पार्लियामेंट में सवालात होंगे, एक पॉलिसी बनेगी और फिर जो 2-4 महीने बाद सब भूल जाएंगे। फिर नेक्स्ट ओलंपिक आएगा तब तैयारी एशियन गेम आएगा होगा। देखिए, आपको 8-10 साल का प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा। जब तक अब 8-10 साल, और ख़ास तौर पर स्कूलों पर एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है हर एक की, तो स्कूल के प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंस रिपोर्ट में ये कॉलम होना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स कितना करता है। वो है नहीं हमारे पास। यानी बुनियादी सतह पर भी काम करने की जरूरत है। आइसलैंड टीम ने बेहतरीन किया है जी। वहां पे पता नहीं कितने, आइसलैंड तो बर्फ रहती है, हर स्कूल में उन्होंने एस्ट्रोटर्फ बिठा दिया फुटबॉल का जी। यूरो कप में उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो जाहिर है तो होगा, ये होगा ना। अब हमारे पास तो शहरों में फुटबॉल, अभी हैदराबाद की बात लीजिए, लाल बहादुर स्टेडियम जहाँ पर है, वहाँ पर ओपन जब एरिया था तो 10-12 टीमें खेलती थी, स्टेडियम बन गया, बाहर एक फुटबॉल ग्राउंड था, उसको तोड़ के टेनिस बना दिया, तो पूरे शहर हैदराबाद में एक ग्राउंड नहीं है जहाँ हम फुटबॉल ऑर्गेनाइज कर सकें। आप कैसे उम्मीद करते हो ओलंपिक की? आप मुझे बात बताइए। आप कब मुझे पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फुटबॉल की बड़ी अच्छी बात की, और मैं यहाँ आपके तवज्जो से मैं बात अर्ज करना चाहूँगा उनसे कि वाकई अगर उनको फुटबॉल से दिलचस्पी है तो दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल वालों को दिला दें, हर शहर में एक स्टेडियम, हर गाँव में एक ग्राउंड फुटबॉल को दे दें, 2-4 साल बाद फुटबॉल ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक पहुँचेगा और वो पहल करेंगे इसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि बुनियादी सतह पर काम करने की ज़रूरत है, और जैसा कि शाहिद हकीम साहब ने बताया कि बुनियादी सतह पर अगर काम की जाए और एक लंबे वक्त तक काम करना पड़ेगा, जब भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे। शाहिद साहब, हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।